नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है हरीश की, उत्तराखंड के रहने वाली। साल 2003 की। हरीश एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे, काम करते थे, अच्छे भले पैसा कमाते थे और उन्हीं पैसे से उनका घर परिवार चलता था। उनके पिताजी गुजर चुके थे। अब जो भी जिम्मेदारी थी हरीश के कंधों पर थी। अभी तो घर में बहुत कुछ करना बाकी था जो पिताजी छोड़ के गए हुए थे। अभी एक बहन की शादी करना था, खुद का भी शादी करना था, घर जो कच्चा पक्का था उसको सही भी कराना था। मतलब जिम्मेदारी का पहाड़ बहुत ऊंचा था। लेकिन भगवान ने उनकी सुन ली थी कि एक अच्छी नौकरी हरीश को मिल गई थी। वैसे उनको उम्मीद नहीं था। नौकरी के लिए दर दर भटकते थे, कभी कभी तो दिहाड़ी भी करना पड़ता था और तब जाकर के उनका घर परिवार चलता था। लेकिन उस टाइम एक दूर का रिश्तेदार ने उनका साथ दिया था। लेकिन साथ एहसान जताने के लिए नहीं, वो लालच में। रिश्तेदार जो थे ना, लालची किस्म का इंसान थे और वो कहे थे कि देख, मैं तुझे नौकरी तो लगा दूंगा, लेकिन हर चीज़ मुफ्त में मिलती नहीं है। अब तुम्हें तो पता है, तुम तो भुगत चुके हो, नौकरी के लिए तरस चुके हो, जितना पढ़े लिखे हो, जो काम जानते हो, कोई भी तुम्हें अच्छी नौकरी दे नहीं पाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी नौकरी लगवा सकता हूँ, लेकिन बशर्ते मुझे कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। उस टाइम मेरी ज़रूरत थी तो मैं मान गया था और सही में उस रिश्तेदार ने मेरी नौकरी लगवा दी थी, अच्छी खासी तनख्वाह पर। मैं भी बड़ा खुश था और वक्त वक्त पर डिमांड ज़रूर आता था, 3 महीने 4 महीने, कभी कभी 5वें महीने, कि भाई आके घर पर मिलो। मैं समझ जाता था कि वो दूर के रिश्तेदार अब किस लिए मुझे घर पर बुला रहा है। और तब मैं जाता था, जो भी मेरे पास में होता था उनके सामने रख देता था कि चाचा जी, बस यही बचा इस महीने में। आप तो जानते हो ना कि हमारे घर की माली हालत ठीक नहीं है। लेकिन मैं देखता था उनके चेहरे पर गुस्सा जरूर नजर आता था। उनको उम्मीद थी कि मैं कुछ और ज़्यादा दूंगा, लेकिन मेरे पास में पैसे बचते ही नहीं थे। अब हर चौथे महीने 5वें महीने में वो चीज़ मुझे भेंट करना पड़ता था और तब तक मेरी नौकरी चलती थी। अगर मैं उनको मना कर दूं तो वो नौकरी मेरी निकल सकती थी। अच्छे अब उनका सोर्स था उस फैक्ट्री में जहाँ पर मैं काम करता था। पावर थे, उनके पास में पावर था, वो कुछ भी कर सकते थे। जब मुझे नौकरी लगवा सकते थे तो नौकरी से हटवा भी सकते थे। 1-2 बार इशारा भी किए थे कि देखो हरीश, इतने में काम नहीं चलने वाला। अब तुम समझदार हो, अब मेरी बात को समझ रहे हो, अब तुम देख रहे हो ना महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। मैं कहता था कि चाचा जी, थोड़े दिन की बात है, आपको पता है ना कि घर में बहन की शादी है, उसके लिए कुछ धन इकट्ठा भी करना है, तो थोड़ा सा मुझे मोहलत दीजिएगा। उस टाइम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ऐन वक्त पर जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी, 3-4 महीना बचे थे, मैं पैसे पैसे जोड़ रहा था, उस वक्त मुझे नौकरी से निकलवा देते। अब बिल्कुल भोले बन जाते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूँ तब कहते भाई मैंने कुछ नहीं किया है, अब तुमने अच्छे ढंग से काम नहीं किया होगा, अब सुपरवाइजर को लगा होगा, मैनेजर को लगा होगा, तो तुम्हें निकाल दिया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि सब कुछ मेरे चाचा जी के हाथ में, इन्हीं के इशारे पर यह सब काम हुआ है। मैं जानता था कि इनके हाथ में वो पावर है, उस फैक्ट्री में इनका रसूख है, इतना चलता है। जो मुझे इंसान नौकरी दिलवा सकता है, जब मैं नौकरी के लिए भटक रहा था, जब इतना पावर है तो नौकरी छुटाने का भी उनके पास में अधिकार है, पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनके आगे रोया था, गिड़गिड़ाया था, लेकिन वो कहने लगे कि देखो अभी तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, बाद में जब लौट के आऊँगा तब मुझसे मिलना, मैं चल के बात करूँगा, लेकिन मैं बता दूँ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। लेकिन मैं जानता था कि सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। आखिरकार नौकरी छूट चुकी थी। 3-4 महीने के बाद अब मेरी बहन की शादी थी। मैं तो बहुत परेशानी में पड़ गया था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मैं इनके पास में आता था तो पता चलता था कि साहब अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी उनको आने में हफ्ता दिन लगेगा। अधिकांश उनका चक्कर बाहर का चलता रहता था, घूमते रहते थे।
पैसे की कोई कमी थी नहीं। मैं तो आ के परेशान हो जाता था, बैठना पड़ता था, कभी कभी रात को 11 बज जाता था। और तब पता चलता था कि नहीं, आज नहीं, 2-3 दिन के बाद में आओ, तब मुलाकात होगी। ऐसे ही पावरफुल इंसान थे। रिश्तेदार थे मेरे, दूर का रिश्तेदार थे। मैं इनको चाचा चाचा कहता था, और तब वो मेरे साथ में ऐसा सलूक किए थे। आज भी मैं वो सब बातें मन में ध्यान आता है ना, तो मैं गुस्से में हो जाता हूँ कि आखिर आज चाचा जी कैसे थे। वो इतना लालची इंसान कभी मैंने देखा नहीं था। अरे खुल के बोल देते, मैं कोई ना कोई इंतजाम करके उनको पैसा दे देता, लेकिन चुपचाप मेरी नौकरी को अब लात मार दी, बिल्कुल बिना बताए हुए। मैं तो अब नौकरी के लिए तरस गया था। कहीं भी जाता मुझे कोई नौकरी पर रखता ही नहीं था। चाचा जी की वजह से, सिफारिश से तो मैं वो काम पर लगा हुआ था, और चाचा जी ने ही मेरी टांग दोबारा खींच दिया कि जा बेटा, फिर तो रोड पर जा। मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैं चक्कर पर चक्कर लगाता था कि कब चाचा जी से मुलाकात हो और फिर मैं उनसे बात करूं। लेकिन चाचा जी घर में ही रहते थे, शायद मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। बहाना बना देते थे कि मना कर दो उसको कि मैं अभी बाहर हूँ, 2-4 दिन के बाद में आकर के मिलेगा मुझसे। जाता था, फिर भी मुलाकात नहीं होती थी। मुझे मालूम होता था कि घर में ही है। मैं अब कर क्या सकता था। जब तक उनसे दोबारा मुलाकात ना हो, मैं उनका पैर पकड़ना चाहता था कि मुझे माफ़ कर दे। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, बशर्ते वो मेरी नौकरी फिर से मिल जाए। लेकिन वो मौका मुझे मिलता ही नहीं था। अब लगभग 1 महीना हो चुका था। मैं बहुत चक्कर काट चुका था। मुझे लगने लगा कि जब तक चाचा जी नहीं मिलेंगे, बात हो नहीं पाएंगे। एक बार तो मिलना है, आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है। वो चाहेंगे तो ज़रूर मेरी नौकरी बहाल हो जाएगी। और आखिरकार मेरे पास में उस टाइम में एक पुरानी बाइक हुआ करती थी। मैं उसी बाइक से अब आता था, जाता था। मेरे गांव वहाँ से काफ़ी दूरी पर था। और ये सब जब होता है ना, तो मैं अपने परिवार को सूचित भी नहीं करता हूँ। गांव भी नहीं जाता हूँ कि अब गांव पर जा कर के मैं अपने परिवार को क्या कहूँगा, अपने माँ को क्या कहूँगा, अपने बहन को क्या कहूँगा कि मेरी नौकरी छूट गई है। मैं चाहता था कि मेरी नौकरी फिर से लग जाए, अब फिर मैं राजी खुशी अपने घर जाऊँगा। लेकिन वो मौका मुझे मिल नहीं रहा था। महीना दिन गुजर चुका था। बहुत निराशा में डूबा हुआ था। मन तो ना जाने क्या क्या करता था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। लेकिन अपने घर परिवार को देख करके मैं मेरा मन को अपना शांत करता था कि नहीं नहीं, हमें अपनी माँ को देखना है। पिताजी तो नहीं हैं, जो है मैं ही हूँ उनके देखभाल के लिए। मेरी बहन की शादी करना है, तो अब कौन करेगा। यही सब मन में अलग अलग विचार चलता रहता था। पूरा महीना दिन बीत जाने के बाद मैं एक बार आखिरी कोशिश करना चाहता था कि मेरे चाचा जी से मुलाकात हो जाए। अब मुझे मालूम था कि 10 से 11 के बीच में वो इधर उधर क्लब में घूमते थे, कुछ खा पी करके ज़रूर आते थे। मुझे टाइमिंग तो पता था। अब मैं 10 बजे जा कर के बाइक अपना खड़ा कर दिया था और गेट पर जा कर के बैठ चुका था कि आएंगे तो इधर से ही ना, मैं रोक लूँगा। 10 से 10:30 होता है, 11 बजता है, और तब उनकी गाड़ी आती है। वो मुझे शायद देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन मैं उनको ज़रूर देखता हूँ। वो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। गाड़ी कोठी में चली जाती है, गेट बंद हो जाता है। अब मैं जब अंदर जाना चाहता हूँ तो चौकीदार मना कर देता है कि ऐसे नहीं, मैं पूछूंगा, अगर वो बुलाएंगे तब आप अंदर जाना। मैं खड़ा खड़ा इंतज़ार करता रह गया। वो चौकीदार को मैं 2 बार बोल चुका था कि जाके बोलो ना भाई, जाके बोलो ना। तब कहने लगा मैं बोल चुका हूँ, अगर उनको बुलाना होता तो ज़रूर बुलाते, चलो मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। मेरे बोलने पर चौकीदार मेरी मदद करता है, जाता है चाचा जी के पास में। तब चाचा जी उसको कहलवा भेजते हैं कि देखो, अब मैं इस टाइम बात करने का मूड में नहीं हूँ, मैं थका हुआ हूँ। लड़के को बोल दो कि 2 दिन के बाद दिन में आएगा, सुबह में 10 बजे, तब मैं उससे बात करूँगा। मेरे मन में शांति नहीं थी, लेकिन अब मुझे कोशिश तो करना ही था, एक बार तो मिलना ही था। अगर नहीं मिलता तो मेरा काम कहाँ चलने वाला था। मैं तो ये भी गुजारिश करने वाला कि चलो उस कंपनी में नहीं, किसी और कंपनी में लगा दो, कम से कम मेरी नौकरी तो खड़ी हो जाए। मैं तो यही चाहता था। मैं जानता था कि ऐसा वो कर सकते हैं। चलो मैं मानता हूँ कि वहाँ से मेरे काम की वजह से शायद मैनेजर नाखुश था, सुपरवाइज़र नाखुश था, कोई दूसरी कंपनी में तो लगवा ही सकते हैं। इतना तो उनकी चलती थी, इतनी उनकी पावर थी, मैं सब कुछ जानता था।
अब मेरे पास में अब कोई बचा ही नहीं था। रात ज़्यादा हो चुकी थी, 11 का वक्त हो चुका था और वहाँ से 7 किलोमीटर मुझे अब बाइक का सफ़र करना था। मैं उदास भाव से अपने बाइक लेके चल पड़ता हूँ। रास्ते में जो इस रोड से मैं आता था जाता था, मैं अपने बस बिधानी में चला जा रहा था। यही सब दिमाग में चल रहा था कि अब मैं क्या करूँ, 2 दिन के बाद तो आना ही पड़ेगा। चाचा जी से मैं बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या गुजर रहा है। बहन की शादी है, नज़दीक है, अगर आप मदद नहीं करोगे तो कैसे होगा। मैं जानता था कि मैं उनके आगे रोऊंगा तो वो शायद उनका हृदय पिघल जाए, शायद वो मेरी नौकरी का इंतज़ाम कर दें, उस जगह पर नहीं तो कहीं और तो ज़रूर करवा देंगे। मैं बोलूँगा कि जो भी मैं कमाऊँगा कुछ न कुछ आपको ज़रूर मैं दूंगा। मैं जानता था कि वो लालची आदमी है, इस पर मान जाएंगे, लेकिन भरोसा नहीं था, क्योंकि वो मैं देखता था जब भी बुलाते थे मैं उनके पास में जाता था, जो भी मैं उनको देता था वो नाखुश रहा करते थे। लेकिन एक बार तो कोशिश जरूर करना था। आखिरकार मैं अपने बेध्यानी में बाइक चलाते चलाते जब मेरा कॉलोनी आना चाहिए था, जहाँ कॉलोनी में रहा करता था, मैं अपने आप को जब जैसे पाता हूँ ना, तो मैं काफ़ी देर तक बाइक चलाता रहा था। सीधा रोड था, कहीं मुड़ना भी नहीं था, लेकिन मैं हूँ कहाँ पर? मैं बिध्यानी में हूँ। आसपास का नज़ारा कुछ बदला बदला नज़र आता है। मैं जब देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरी कॉलोनी कहाँ रहेगी, इतना बाइक तो मैं चला चुका हूँ, अब तक तो मेरी कॉलोनी आ जाना चाहिए। तो मैं हूँ कहाँ पर, कौन सी रोड पर? गलत रोड पर तो नहीं आ गया, लेकिन इकलौता रोड था, भटकने का कोई मतलब ही नहीं था। मैं हैरान था, बाइक तो रोक दिया, लेकिन वो जगह कुछ अनजानी सी लगने लगी थी। माहौल कुछ अलग ही था वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति थी, जो मैं रोड से गुजरता था, वो बिल्कुल बदली बदली सी नज़र आ रही थी। पेड़ पौधे, जंगल, सब कुछ मुझे अलग सा दिखाई दे रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं थोड़ी और बाइक आगे चलाता हूँ, तब मुझे एक दूर खेतों में घर नज़र आता है और जहाँ पर रोशनी नज़र आती है। मुझे लगा कि शायद ये घर में चल के पूछना चाहिए। मुझे लगने लगा कि अरे चलो ना, हो सकता है बिधानी में थोड़ा सा मैं इधर उधर भटक गया होऊंगा, चलो थोड़ा आगे और चलते और आगे चलते, कॉलोनी आ जाएगी। लेकिन जब मैं अपनी बाइक चलाना शुरू करता हूँ ना, तब वही घर मुझे फिर दिखाई देता है, जिसमें वो रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। मतलब लगभग मैं 10-15 मिनट और बाइक चला चुका था, मुझे तो आगे जाना चाहिए था। हाँ, मैं फिर उसी जगह पर आ जाता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ? ये हुआ क्या है मेरे साथ में? ना तो मैं नशा करता हूँ, ना मेरे पास में कोई ऐब है, तो हूँ कहाँ पर? बाइक रोक देता हूँ, समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ। लेकिन वही घर मुझे जब दोबारा नजर आता है, तब मेरी हिम्मत जाग जाती है। मैं अपने बाइक खड़ा करता हूँ, खेतों के इलाके में चला जाता हूँ, जहाँ पर वो घर मुझे दिखाई देता है, रोशनी से भरा हुआ। दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। मैं दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, कुछ देर में इंतज़ार करता हूँ, दोबारा दस्तक देता हूँ, तीबारा दस्तक देता हूँ, दरवाज़ा नहीं खुलता। ऐसा लगता है कि उस घर में जो भी रहता है आराम से सोया हुआ है, मज़े से घोड़ा बेच करके। बाहर क्या हो रहा है, कौन दस्तक दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। मैं और परेशान हो चुका था कि अब मैं क्या करूं, यहाँ तो कोई और घर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब मैं किसके पास जाऊं। मैं अब परेशान होकर के जैसे ही मुड़ने लगता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि सामने में एक सफ़ेद कपड़ा में एक जवान लड़की नज़र आती है, खुले बाल वाली, और मुझे दूर खड़ी होकर घूर रही थी। जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे लगने लगता है कि इसी घर की होगी, बाहर से आ रही होगी। मैं खुश हो जाता हूँ, उसके पास पहुँचता हूँ कि देखिए मैडम, मैं शायद रास्ता भटक गया, मुझे इस कॉलोनी में जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ूँ, मैं किधर जाऊँ, बाएं जाऊँ या दाएं जाऊँ, मैं भटक चुका हूँ, मैं 2 चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन इसी जगह पर पहुँच जाता हूँ। मेरी बात सुनकर के लड़की कुछ देर के लिए चुप रहती है। जब कुछ बोलती नहीं है तो मैं फिर अपने सवाल को दोहराता हूँ कि मैडम जी, कम से कम मुझे रास्ता तो बता दीजिए, मैं शायद भटक चुका हूँ, मैं अलग ही, मुझे सब कुछ नज़र आता है, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरी कॉलोनी है कहाँ पर। लड़की जोर से हंसती है। जब हंसती है तो मैं उसकी तरफ
अब ध्यान से देखने लगता हूँ। हंसते हुए काफ़ी सुंदर नजर आ रही थी। उम्र ज़्यादा ही नहीं था, मेरी शायद उम्र की रही होगी। आंखें बहुत बड़ी बड़ी और हंसते हुए उसके दांत मोती की तरह चमक रहे थे। मैं उसको देखता रहता हूँ। जब उसकी हंसी शांत होती है तो फिर मैं कहता हूँ, मैडम जी, आप मेरी बात पर हंस क्यों रही हैं? अगर आपको रास्ता पता हो तो बता दीजिए, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तब कहती है, रास्ता पता है, लेकिन मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगी। अजीब सी पहेली थी। वो जब लड़की ऐसी बोलती है तो मुझे लगा कि मजाक कर रही होगी। तब मैं कहता हूँ, मैडम जी, इतना तो मदद कर दीजिए। आखिर मुझे बाएं जाना है दाएं जाना है, इतना तो बता दीजिए। बेशक आप रास्ता हमें चलकर मत बताइएगा, यहीं से बता दीजिए। मेरे सामने में देखिए बाइक खड़ी है, मुझे सामने की तरफ जाना है या पीछे की तरफ जाना है? 2-3 बार सवाल को दोहराता हूँ और तब लड़की शांत हो जाती है। जो हंस रही थी ना, अब उसके चेहरे पर मैं देख रहा हूँ हंसी का नामो निशान नहीं है। कहती है, अब यहाँ से तुम लौट नहीं सकते हो। जो एक बार यहाँ आ जाता है ना, दोबारा अपनी दुनिया में जाता नहीं है। ये अलग दुनिया है, तुम उसके जाल में फंस चुके हो। अब वो तुम्हें जाने नहीं देगा। अभी तो वो सो रहा है, जब वो जगेगा ना, तब अब समझ लो तुम्हारी आफत आ जाएगी। कौन था भाई? मैं कहाँ पर हूँ? वो लड़की मुझे क्यों डरा रही है? मुझे लगा कि मजाक कर रही होगी। ऐसा कौन सा खौफ यहाँ भरा हुआ है? मैं आज तक भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, ऐसी शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब लड़की बोलती है तो मुझे लगता है कि मजाक है और कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ, मजाक छोड़िए ना मैडम जी, अब मैं भटका हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे आप रास्ता बता दीजिए, ये तो पुण्य का काम है। तब कहती है, कैसे बता दूँ मैं? अगर मैं बताऊंगी तो वो मुझे भी सताएगा। मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगी। अब तुम इस जगह से निकल नहीं पाओगे। जैसे मेरे साथ में हुआ है, जैसे औरों के साथ में हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। अभी भी मैं समझ नहीं पाता हूं कि लड़की इशारा किस तरफ कर रही है, क्या बतलाना चाहती है। और तब मैं शांत भाव से कहता हूं, कौन है मैडम? मैं कहाँ पर हूँ? क्यों मुझे जान नहीं देगा? तब लड़की कहती है, घर देख रहे हो ना, दरवाज़ा पीट रहे थे ना, दरवाज़ा नहीं खुलाना। अभी वो नींद में सो रहा है, खा पी करके चैन से सो रहा है, इतना जल्दी जगने वाला भी नहीं है। तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, चाहे तुम कई बार तुम कोशिश कर लो, इस रोड से इधर से उधर तुम इसी जगह पर आ जाओगे। तुम यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते, जब तक वो नहीं चाहेगा कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता है। सही में मुझे तो मजाक लग रहा था, लेकिन जब लड़की सीरियस हालत में बोलने लगती है, मुझे लगता है कि कहीं मुझे झूठ तो नहीं बोल रही है, मेरे साथ में कोई गेम तो नहीं खेल रही है। मुझे लगा कि नहीं, इस लड़की से बोलना बेकार है। मैं फिर रोड पर आ जाता हूँ, अपने बाइक पर बैठता हूँ और तब लड़की वहीं खड़ी मुझे नजर आती है। मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ कि चलो अब की बार पीछे चलते हैं, शायद कोई ऐसा रास्ता मुझे मिल जाए जो मैं अपने कॉलोनी की तरफ पहुँच जाऊँ। बाइक मोड़ता हूँ और फिर स्टार्ट करके चल पड़ता हूँ। आधा घंटा पौन घंटा मैं बाइक चलाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने आप को फिर उसी जगह पर पाता हूँ, उसी घर के सामने में, तब मेरे होश उड़ जाते हैं। वो लड़की नज़र नहीं आ रही थी। उस घर में रोशनी जरूर नज़र आ रही थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तब मैं इतना डर जाता हूँ ना कि जिंदगी में कभी डरा नहीं था। हे ईश्वर, लड़की सच कह रही थी। वो कहाँ है लड़की? शायद वो लड़की मेरी मदद कर सकती है, शायद वो लड़की मेरी मदद कर सकती है, लेकिन लड़की का नामो निशान नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। मैं कहाँ आके फंस चुका हूँ? ये कौन सी दुनिया है? मैं अपनी दुनिया में नहीं हूँ क्या? ये कोई अलग दुनिया है? कौन सी दुनिया है? मैं चिंता में डूबा हुआ था। मैं कभी उस घर की तरफ देख रहा था जिसका दरवाज़ा बंद था, और मैं कभी कभी अपने आप को, बाइक को देख लेता था। मैं रोने लगा। ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी। मुझे लग चुका था कि लड़की सच कह रही थी। मैं फंस चुका हूँ। मैं शायद अपने कभी भी घर लौट नहीं पाऊंगा। कौन था वो जो अभी तक खा पी के सोया हुआ है, और जब जगेगा वो मुझे ख़त्म कर देगा। अब फिर मैं अपनी दुनिया में कभी लौट नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी तो मैं जिंदा हूं ना, अभी तो मैं अपना कोशिश कर सकता हूं ना। एक बार मेरे शरीर में हिम्मत आती है, लेकिन मैं जाऊं कहां पर?
मैं अपनी बाइक का तेल फूकूंगा और फिर इसी जगह पर मैं लौट आऊँगा। अब और मैं डर चुका था। मैं उस लड़की को तलाशने लगा, कहाँ है लड़की, कहाँ है लड़की, लेकिन लड़की का नामो निशान पता नहीं था। मैं बहुत परेशानी में घिरा हुआ था। मैं उस घर की तरफ जाने लगा कि कहीं उसी घर के आसपास में होगी, लेकिन जैसे ही 2-4 कदम मैं खेतों की तरफ बढ़ाता हूँ, तभी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो मेरे बाइक के पास में खड़ी होती है। कहाँ जा रहे हो? मौत के मुंह में जा रहे हो? खुद ही निवाला बनने के लिए जा रहे हो? अरे लौटो, इधर आओ, इधर आओ। जैसे ही लड़की की आवाज़ सुनता हूँ, मैं मुड़ के देखता हूँ, तब मेरी सांस में सांस आती है। ये लड़की मेरी मदद करेगी, ये मदद करेगी। मैं फिर अपने बाइक के पास में जैसे ही लड़की की देखता हूँ, उसके आगे हाथ जोड़ देता हूँ। मैडम जी, आप मेरी मदद कीजिए ना, मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं अपनी पूरी कहानी संक्षेप में बताने लगता हूँ कि मैं किस परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, मैं कितना कमज़ोर हूँ इस टाइम में, मेरे पास में धन का अभाव है। मैं अपनी दुखड़ा उस लड़की के आगे रोने लगता हूँ। मेरी बहन की शादी है, अब मैं कैसे जाऊँगा अपने घर पर, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। लड़की एकदम शांत खड़ी हुई मेरे चेहरे की तरफ देख रही है। सच कह रहे हो, सच कह रहे हो, तुम्हारी बहन की शादी है? तब मैं कहता हूँ, हाँ मैडम जी, बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप मुझे निकाल सकती है, आप मुझे रास्ता बता सकती हो। लड़की कहती है, बता तो सकती हूँ, लेकिन बताने के बाद मेरा जो हर्ष होगा, जो तकलीफ होगा, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं कोशिश कर चुकी हूँ, मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी हूँ। मैं खुद, जैसे तुम शिकार बने हो, मैं भी किसी ज़माने में शिकार बनी हुई थी। और तब से मैं यहाँ से भागने के कई बार प्लान बना चुकी हूँ, लेकिन निकल नहीं पाई। जब मैं नहीं निकल पाई तो तुम कैसे निकल पाओगे? अब तो मेरा रहा सहा हिम्मत भी जवाब दे गया था। मुझे लगा कि सही कह रही लड़की। मैं इतना घबरा गया था, मैं रोने लगा था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तब लड़की कहती है, अपने बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? मैं कहने लगा, हद से ज़्यादा। अब मैं अपने माँ से भी प्यार करता हूँ, अपने बहन से भी प्यार करता हूँ। तब कहती है, मैं तुम्हारी मदद तक कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे पर इतनी जुल्म होगा, इतना तकलीफ होगा, उस तकलीफ को मैं झेल नहीं पाऊंगी। वो सोचने लगी। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि अब क्या बोलेगी। अब ये शायद मेरी मदद कर सकती है, लेकिन इसको तकलीफ शायद वही दे सकता है जिसका ये इलाका है, जिसका ये एरिया का मालिक है। आखिर कौन था वो? मैं जानने के लिए बेकरार था, लेकिन लड़की बता नहीं रही थी। आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है, कहती है, अब जानना चाहोगे ना कि मैं कौन हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह इंसान थी। हमारा पूरा परिवार इसी रास्ते में फंस चुका था। इसके बाद हम लोग एक एक करके गायब होते गए। मैं तुम्हारी तरह थी, जैसे तुम हो ना, बिल्कुल, लेकिन मैं अब जो हूँ ना, मेरा शरीर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में है ही नहीं। मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ। मेरा मन भी करता है कि मैं इस दुनिया से बाहर निकल जाऊँ, मैं अपने दोस्तों से जाकर मिलूँ, अपने परिवार से मिलूँ, लेकिन ऐसा संभव होता ही नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैं यही सोच के घबराने लगती हूँ कि चलो मैं यहाँ से निकल भी जाऊँ। अव्वल तो मैं निकल नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरे मन में अब वही चीज़ लौटता है कि मैं इसके अब कैद से मैं दूर निकल जाऊँ, जहाँ पर मुझे कोई रोक टोक ना करे, मैं अपनी आज़ादी से जी सकूँ, अपना जैसे रहन सहन करना चाहूँ मैं रह सकूँ। यहाँ पर तो जैसे कैदी रहता है वैसे हम लोग रहते हैं। मैं ही नहीं, यहाँ पर और भी लोग हैं जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो लोग मुझे अभी भी देख रहे होंगे, तुम्हें भी देख रहे होंगे। वो भी सब डरे डरे रहते हैं यहाँ पर। उसी का राज चलता है जो घर के अंदर अभी भी सो रहा है। मैं पूछता हूँ कि कौन है? तब वो कहती है, एक शैतानी है, शैतान है, उसको मनुष्य पसंद है, खून पीना उसको बहुत अच्छा लगता है, तुम भी उसका शिकार बन जाओगे। वो तुम्हारी जैसे आत्मा को निकाल लेगा, तुम्हारे शरीर को ख़त्म कर देगा, खून को पी लेगा, और फिर तुम जैसे हम लोग फंसे हुए हैं इस दुनिया में, तुम भी फंसे रहोगे। कभी भी तुम अपने घर पर नहीं जा सकते, कोई भी तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा कि तुम गए कहाँ पर। मैं तो रोने लगता हूँ उसकी बात सुन करके। मुझे तो लगता है कि ये कोई ज़बरदस्त कहानी के अंदर मैं फंस चुका हूँ। ऐसा तो कहानियों में हुआ करता है। क्या मैं किसी कहानी के जाल में फंस चुका हूँ? ये ज़रूर कहीं मेरा सपना होगा, मेरा सपना होगा
ये भयानक सपना है, ये टूटेगा और फिर मैं अपनी दुनिया में आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ये कोई सपना नहीं था, ये तो सब कुछ रियल टाइम में चल रहा था। और तब मैं फिर से रोना शुरू कर देता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। तब वो कुछ देर खामोश रहती है और कहती है, हाँ मदद तो कर सकती हूँ, मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। मैं कभी इस जगह पर बाहर निकली नहीं, कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं उस सीमा रेखा में पहुँचती हूँ ना, वो सीमा रेखा मुझे बाहर जाने नहीं देता है। मेरा मन भी तड़पता है, मैं कैद में रहना पसंद नहीं करती, मैं भी निकलना चाहती हूँ इस कैद से, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं बड़ा खुश हो गया था उसकी बात सुन के कि अब तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। और तब मैं कहता हूँ कि बताइए मैं आपका कैसे मदद करूँगा, मैं ज़रूर मदद करूँगा, बताइए मुझे करना क्या होगा। और तब लड़की कहती है कि आखिर मैं इस जगह से निकल कर के जाऊँगी कहाँ पर, अब तो मेरा कोई घर बार भी नहीं होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या तुम मुझे अपने घर में शरण दोगे। मैं बोल दिया, हाँ हाँ बिल्कुल शरण दूंगा, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा, जो आप कहेंगी मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मैं तो चाहता था कि कैसे भी उस जगह से मैं बाहर निकल जाऊँ। ये कहानी के अंदर में जैसे मैं जबरदस्त चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। मुझे लग रहा था कि बस बेटा यहाँ से जल्दी निकल लो, कैसे भी करके, जो भी तुम्हें शर्त मानना है मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब मैं कहता हूँ कि आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, बस आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। कहती है, सोच लो, कहीं बाद में पलट तो नहीं जाओगे। और तब मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं मैडम जी, मैं अपने जुबान का पक्का हूँ, जो एक बार मन में ठान लेता हूँ मैं पीछे नहीं हटता हूँ। चलिए आप, चलिए आइए बैठिए बाइक पर। लड़की कहती है, तो ठीक है, लेकिन देख लो धोखा मत देना। अब वैसे मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, मुझे भी नहीं लगता है कि मैं शायद आज भी बाहर निकल पाऊंगी, लेकिन एक मन में आशा जरूर जगी है कि जो सीमा पर तंत्र मंत्र किया हुआ है, जो वो जाल जकड़ रखा है हम लोग को बाहर निकलने नहीं देता है, शायद तुम्हारे आने से वो जाल टूट भी सकता है। मैं वो रास्ता बताऊंगी, चलो तुम। आखिरकार वो लड़की मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, मेरी बाइक की पिछली सीट पर बैठ जाती है और कहती है, अब आगे की तरफ चलो, जैसे जैसे बता रही हूँ तुम चलते रहना। मैं उसकी कहना मान लेता हूँ, दिल की धड़कन बड़ी होती है। अब क्या होगा, क्या मैं इस जगह से निकल पाऊंगा, क्या मैं इस जगह में फिर दोबारा फंस तो नहीं जाऊंगा। ऐसे ही मैं सोचता हुआ और उस लड़की की बात मानता हुआ मैं आगे की तरफ चलता हूँ। वही सब रास्ता था, वो लड़की मुझे ना जाने कैसे कैसे रास्ते पर लेके जा रही थी। मैं तो डर जाता था, सड़क तो थी नहीं, कच्चा पक्का। मैं कई बार ऐसा लगता था कि मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। और तब वो कहती है कि डरो मत, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही चलते रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल दूंगी, तुम डरो मत, तुम डरो मत, जैसा बता रही हूँ इसी रास्ते पर चलो, ऐसे ही चलो। वो मुझे बताती थी कि अब इधर मुड़ जाओ, अब इधर चलो। अब सब जंगली इलाका, अब ऐसे रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर पहाड़, कहीं पर ना जाने क्या क्या ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन बाइक मेरी कहीं भी नहीं गिरती है, ऐसा लगता है कि हम एक समतल रोड पर चलते जा रहे हैं। वो जंगल नहीं है, वो सड़क है। सब कुछ ऐसा ही महसूस होता है। आखिरकार एक जगह पर जब हम पहुंचते हैं तो मेरा बाइक का ब्रेक लगाना पड़ता है। मैं देखता हूँ एक नाला है, पहाड़ी नाला जैसा दिखता है, पानी उसमें बहता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल धारा उसमें बह रही है। मैं अब देख करके रुक जाता हूँ कि अब क्या, यहाँ से मैं अपना बाइक लेके जा नहीं सकता हूँ। मैं ब्रेक लगाता हूँ और तब वो लड़की उतर जाती है, कहती है, अब यहाँ से तुम अकेले जाओगे, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं पूछता हूँ कि आखिर मैं भी कैसे निकलूँगा, ये नाला को मैं कैसे पार सकता हूँ, इसमें तो पानी भी है, गहरा भी हो सकता है, मेरी बाइक तो डूब जाएगी, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, मैं भी डूब जाऊँगा। तब वो मुझे समझाती है, ये तुम्हारी नज़र में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेरे लिए सब कुछ प्रबंध किया हुआ उसने, मैं इस पानी को पार नहीं कर सकती हूँ। मैं 2-3 बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही पानी पार करने लगता हूँ तब मुझे करंट लगने लगता है, शरीर में आग लगने लगती है। अब फिर मैं भाग आती हूँ,
नहीं नहीं, मैं वो कष्ट को फिर से भुगतना नहीं चाहती हूँ। जब उस लड़की की बात सुनता हूँ तो मैं और डर जाता हूँ। तो क्या वही सब दर्द मुझे भी भुगतना पड़ेगा? वो करंट का, जलन का एहसास मुझे भी होगा? मैं उससे पूछता हूँ तो कहती नहीं, तुम जिंदा हो ना, मैं तो मर चुकी हूँ। आपको ये कष्ट नहीं होगा। आप इस नाले को आराम से पार कर सकते हो। ये नज़रों का धोखा है। तुम समझ लो कि ये पक्की रोड है। तुम आराम से इस जगह को पार कर सकते हो। जैसा ही नाला पार करोगे तुम्हारी दुनिया आ जाएगी। तुम अपनी दुनिया में आ जाओगे। मुझे मेरी हाल पर छोड़ दो। मुझे मेरी हाल पर छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि मुझे कष्ट जरूर मिलेगा। वो जान जाएगा कि आपको भगाने में मेरा हाथ है। मैं तकलीफ में रहूँगी, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? इस पानी को मैं पार नहीं कर सकती। ये पानी मुझे नुकसान देता है, मुझे करंट देता है, मुझे जलन देता है। मैं उस दर्द को दोबारा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोने लगती है। और तब मैं उसको अच्छी तरह से देखता हूँ। तब मुझ में मेरी बहन नजर आती है। मुझे लगता है कि मेरी बहन भी इसी उम्र की है। उसमें इसमें फ़र्क क्या है? मैं कहता हूँ कि मैडम जी, गुस्ताखी माफ़, मैं आपको अपना बहन बोल सकता हूँ? कहती हाँ, बिल्कुल बोल सकते हो। और तब मैं उसको साहस देता हूँ कि देखिए, आपका भाई यहाँ पर खड़ा है, आप मेरे बाइक पर बैठ जाइए। जब आप कहती हैं कि ये पानी नहीं है, नज़रों का धोखा है, तो धोखा ही सही। आप मेरे बाइक पर बैठिए, मुझे कस के पकड़ लीजिए। हम बहन भाई हैं, इसमें शर्म लिहाज कौन सी बात है? आप बैठिए, मैं आपको लेके चलूँगा। आपको पानी में बिल्कुल आने नहीं दूंगा। जो भी होगा मैं आपको पार करा दूंगा। जब आप कहती है कि नज़र का धोखा है, ये मेरे लिए पानी है लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये तो रोड है, तुम रोड पर सही जा रहे हो। मैं बहुत समझाता हूँ, लेकिन वो डरी रहती है। नहीं नहीं, वो पानी मुझे छू लेगा, मुझे करंट लगेगा, मुझे जलन होगा, मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे ये हो नहीं पाएगा भाई, आप चले जाओ, आप चले जाओ। आप तकलीफ में क्यों रहोगे? आपको अपनी बहन की शादी करनी है, कम से कम उसके लिए तो चले जाओ। लेकिन वो भी मेरी बहन जैसी थी, मैं उसको इस कष्ट में छोड़ नहीं सकता था। मैं कहने लगा कि मैं भी नहीं जाऊंगा। जब तक आप नहीं चलोगी तो मैं भी इस पानी को पार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको चलना ही पड़ेगा। मैं आपको इस जगह पर छोड़ नहीं सकता हूँ। मैंने आपसे वादा किया है तो उस वादे को जरूर निभाऊंगा। आखिरकार इतना समझाने बुझाने के बाद वो तैयार होकर के फिर बाइक पर बैठ गई। मुझे कस के पकड़ लिया। मैं कहने लगा कि बहन, बस ऐसे ही पकड़े रहना, और देखना ये पानी को मैं कैसे कुदाता हूँ बाइक को। आपको जरा भी पानी का एहसास नहीं होगा। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग यहाँ से सुरक्षित निकल जाए, कोई आफत मुझे छू भी नहीं पाए, ना इस लड़की को छू पाए। पहली बार भगवान का नाम लेता हूँ इस जगह पर, और फिर बाइक स्टार्ट करता हूँ। जैसा लड़की ने कहा था, मैं उस नाले को पार करने लगता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता है कि हम नाले में जा रहे हैं, पानी बह रहा है। सब कुछ जैसे नज़रों का धोखा लग रहा था। हम तो एक सड़क पर ही जा रहे थे, वो सड़क मुझे दिख नहीं रही अभी तक। जैसे नाले के बीच में आते हैं, लड़की डरी रहती है। ऐसा लगता है कि कहीं नाले में गिर न जाए। तब मैं उसको बोलता हूँ कि बहन, बस पार कर लिए, बस थोड़ा सा। और वही होता है। जैसे हम नाले को पार करते हैं, अब मौसम से लेकर के हर चीज़, अब वो हवा तक बदल गई थी। मैं देखता हूँ कि सुबह होने जा रही है, और जब पलट के देखता हूँ तो सब वही इलाका था जैसे मैं पहले देखा करता। हम एक रोड पर थे, वो रोड जानी पहचानी थी। वो पानी, वो जो खाई, वो नाला, सब कुछ गायब हो चुका था। लंबी सांस लेते हैं हम दोनों के दोनों, और तब मैं कहता हूँ, क्या हम बाहर निकल आए? और तब कहती है लड़की कि हाँ भैया, हम बाहर निकल आए। अब चलो, अब यहाँ से निकल चलो, कहाँ पर आपका घर है? मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और तब मैं उस लड़की कहता हूँ, बहन, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपने मेरे लिए इतना जोखिम का काम किया है, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इसके बाद अपने घर पर आ जाता हूँ। सुबह हो चुकी थी। मेरा घर देख करके वो खुश हो जाती है। आप इस घर में रहते हो? तब मैं कहता हूँ, हाँ, ये घर मेरा किराए का है। वैसे तो मेरा असली घर गांव में है। हम वहाँ पर ही चलेंगे, आपको लेकर चलेंगे, आपको अपनी बहन से मिलाऊंगा। सब कुछ उसको समझाने लगता हूँ, बताने लगता हूँ, और तब वो खुश हो जाती है। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगता है।
और वो कमरे में थी। मैं तो बाहर निकलता हूँ, लेकिन जैसे ही धूप अंदर आती है तो कहती भैया दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे धूप से कुछ शरीर में अलग लगने लगता है, दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे धूप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और तब मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि आप कुछ खाओगी पियोगी, भूखी हो आप? और तब कहती है कि नहीं, मुझे भूख प्यास नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर आकर के आज़ादी महसूस करती हूँ। मैं रात में पूरा शहर को भ्रमण करूँगी, मुझे बड़ा आनंद आएगा। और तब मैं कहता हूँ कि रात तो होने दीजिए, मैं आपको अपनी बाइक पर बिठा करके पूरा शहर का भ्रमण कराऊंगा। कहती है कि मैं आपके साथ चलना पसंद करूँगी। और इसके बाद वो मुझसे पूछती है कि भैया अब अपनी तकलीफ़ बताओ, क्या क्या हुआ था साथ में, कैसे आपकी नौकरी गई, कब आपकी बहन की शादी है, उसके लिए क्या करना होगा। मैं वही दुखड़ा फिर से बताता हूँ कि मेरी जॉब छूट गई है, अगर वो मेरी जॉब दोबारा से मिल जाएगी तो सब जो मेरी गाड़ी पटरी से उतरी हुई है अब बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएगी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बशर्ते वो जॉब मिलना चाहिए। कहती है जॉब पाने के लिए क्या करना होगा। मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं करना है, मेरे रिश्तेदार हैं दूर का और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, थोड़ा लालची किस्म के इंसान हैं, और पूरी कहानी बता देता हूँ। और तब कहती है फिक्र मत करो, वो जॉब आपको ज़रूर मिलेगा, हम आज रात को कोशिश करेंगे, देखना कल आप उनके पास जाना तो देखना आपको जॉब पर कहीं ना कहीं ज़रूर लगवा देंगे, चाहे उस जगह पर या कहीं और जगह पर, आप चिंता मत करो। मैं बहुत थका हुआ था। रात में मैं उस लड़की को लेकर के बाइक पर बिठा करके आज चलने लगता हूँ। तब मैं पूछता हूँ कि आपको मेरे अलावा कोई और भी तो देखेगा बाइक पर बैठे हुए। और तब कहती नहीं, आपके अलावा कोई मुझे नहीं देखेगा, आप चलो, मैं इस शहर को घूमना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। और इसके बाद मैं शहर घुमाता हूँ और आखिरकार जब आधी रात हो जाती है, मैं भी थक जाता हूँ, तब कहती है चलो अब घर चलते हैं, मैं भी अब आराम करना चाहती हूँ। हम अलग अलग कमरों में, 2 कमरों का मेरा घर था। एक छोटा था जिसमें मैं रसोई वगैरह का काम करता था, मैं रसोई का सब कुछ हटा देता हूँ। अब मैं उसी कमरे में अपना बिस्तर लगा देता हूँ और अपनी बहन के लिए बड़ा वाला कमरा देता हूँ कि आप इसमें आराम कीजिए। बहन मना करती है कि नहीं नहीं, हम एक साथ में रहेंगे एक कमरे में, हम तो बहन भाई हैं, इसमें पर्दे वाली बात क्या है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है मैडम। मैं उसको मैडम कहता हूँ, फिर बहन करता हूँ, और तब मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, औरतों से हमें पर्दा करता है, चाहे बहन हो चाहे माँ हो। मैं सब कुछ समझाने लगता हूँ अपने रीति रिवाज, और तब जाके मानती है। आखिरकार जब सुबह होती है तब कहती है आप जाओ, आप अपने रिश्तेदार के पास जाओ, मैं उसको सब कुछ समझा दिया हूँ, जैसा आपने बताया था मैं उसके माइंड में सब कुछ बैठा दिया हूँ, अब आपको कहीं ना कहीं जॉब लगवा देंगे। और वही होता है, जो इंसान मुझसे मिलना पसंद नहीं करता है, जब मैं जाता हूँ और वहाँ चौकीदार से बोलता हूँ कि साहब से मिलवा दो, और तब वो मुझे बुला कर ले जाता है। ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं चाचा जी, कहते हैं देख भाई, वो जॉब मैंने नहीं छुड़वाया है, कोई ना कोई तेरी कमी होगी, मैनेजर का काम है, सुपरवाइजर का काम है, मैं तुझे लेके चलूँगा, फिर मैं कोशिश करूँगा। आखिरकार अपनी गाड़ी पर बिठा करके उसी कंपनी में लेके आते हैं। मैनेजर से मिलते हैं, चलो लड़का गलती कर दिया है तो एक बार माफ़ कर दो, ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। इसके बाद मैनेजर भी मान लेता है, फिर मेरी वही जॉब मुझे मिल जाती है। और तब मुझे पता लगता है कि इसमें चाचा जी का कोई रोल नहीं था। वो जो सुपरवाइजर था ना मेरा, वो मुझे पसंद नहीं करता था। मेरी जगह पर अपने सिफारिश में कोई अपने रिश्तेदार को लाने वाला था, लेकिन उसकी दाल गली नहीं, वक्त पर हम लोग पहुंच चुके थे। अब उसका भी कहानी भेद खुल चुका था। और तब मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था चाचा जी पर। मैं तो ना जाने क्या क्या समझ बैठा था, ये पैसा उनको नहीं दिया, और तब उन्होंने मेरे साथ में ऐसा खेल खेला है, लेकिन उनका कोई हाथ नहीं था। अब इसके बाद तो हमारी गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी। मैं गांव भी गया, मैं उस लड़की को भी साथ में ले गया था, लेकिन कोई भी घर परिवार के लोग उसको देख नहीं पाते थे। मैं बोलता था कि मेरे साथ में मेरी एक और बहन आई है, तो मेरी बहन मजाक समझती थी, मेरी माँ मजाक समझती थी, मानने को तैयार नहीं थे। मैं सोचा कि चलो ना ही माने तो अच्छा है, और लड़की ने भी मना कर दिया कि छोड़ दो,
मैं उनके सामने नहीं आ सकती, नहीं तो वो लोग डर जाएंगे। आखिरकार मेरी बहन का धूमधाम से शादी होती है और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता है। अगर वो लड़की मेरी मदद नहीं करती तो शायद वो जॉब मेरी मिलती नहीं और फिर मेरी बहन का शादी, टाइम तो ज़रूर लगता है, हो सकता है कि वो रिश्ता जो हमने तय किया था वो छूट भी सकता था। तो एक दूसरी बहन ने मेरी बहन का मदद किया था, मेरी नहीं। मेरी तो किया ही, मेरी छोटी बहन का भी मदद किया था उसकी शादी में। वो मेरे घर में बहुत दिनों तक रही, 5-6 महीने तक। और इसके बाद वो रात में गायब हो जाती थी, घूमती थी, फिरती थी, कब आ करके फिर उसी कमरे में सो जाती थी। एक बहन भाई वाला रिश्ता हमारा चल रहा था और आखिरकार एक रात जो गई ना तो फिर लौट के नहीं आई। मैं उसका बहुत इंतज़ार किया लेकिन वो आज तक मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। शायद उसको मुक्ति मिल गया है या फिर कहीं अच्छी जगह पर चली गई हो। भगवान उसको सदा खुश रखे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हरीश की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, घटना है जो आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ज़रूर भेजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हाइप वाले बटन को अवश्य दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।